आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इंडियन फैमिलीज़ में तो कम से कम बहुत सारे तनाव और लड़ाई झगड़े का कारण हो सकता है। वाई डू इंडियन पेरेंट्स फियर लव मैरिजेस? इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हिस्टोरिकल, कल्चरल और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट इस टॉपिक का, और हम सॉल्यूशंस देंगे हर उन सारे फियर्स के जो इंडियन पेरेंट्स के अंदर हैं, और कैसे आप लव मैरिज के लिए अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप कोच हूँ, और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जो आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल ओवरव्यू वेरी क्विकली। बहुत सालों से हमारी सोसाइटी के अंदर अरेंज मैरिज एक नॉर्म बना हुआ है। किसी भी चीज़ को बहुत सालों से जो कल्चर है जो चला आता है तो उसको ब्रेक करने में दिक्कत तो होती है। अब ये जो नॉर्म है अरेंज मैरिज का, ये एक अपने कल्चर को, अपने कास्ट को, अपने सिस्टम्स कस्टम्स को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। और हम मेंटली ये प्रिपेयर होते हैं कि हमारे जो आने वाला इंसान है, चाहे वो लड़का या लड़की, हमारे मैरिज के बाद जो हमारी फैमिली का एक नया मेंबर होने वाला है, वो ऑलरेडी उसी तरीके की लाइफस्टाइल से गुजर चुका है जैसे हम हैं, जो कि बहुत ही कंफर्ट जोन क्रिएट करता है। सो ये हिस्ट्री के चलते भी लव मैरिज के लिए रेजिस्टेंस आता है। दूसरी चीज़ समझने की है फैमिली डायनामिक्स। इंडियन कल्चर के अंदर शादी एक इंडिविजुअल कॉल नहीं है, एक कपल कॉल नहीं है, जो कि ये चेंज अब आ रहा है। आज सारे पेरेंट्स ये चीज़ समझने लगे हैं कि बच्चों की इंडिविजुअल लाइफ भी होती है। नहीं तो हमारे कल्चर में पहले कैसा था कि शादी एक फैमिली का डिसीजन होती है, इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ को पसंद कर ले तो ये हजम ही नहीं होता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ये परिवार उस इंसान को लेके आने वाला है, और उस इंसान को भी इंडिविजुअली नहीं देखा जाता। अगर अपन ये सोचें कि हमारे फैमिली में एक कोई नई डॉटर इन लॉ आने वाली है, सो वी डोंट सी दैट पर्सन एज एन इंडिविजुअल, वी सी इट एज अ फैमिली पार्ट। हमारे घर में ये होता है तो ऐसे करना है, हमारे घर में ये पहना जाता है तो ऐसे करना है। तो हमको ऐसा लगता है कि वो इंडिविजुअल इंसान नहीं आ रहा है, वो एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आके मर्ज होने वाला है हमारे फैमिली में। तो हम उसको एक फैमिली डायनेमिक्स की तरह देखते हैं कि इट्स अ फैमिली सिस्टम। तो जैसे ही कोई इंडिविजुअल फैमिली से अलग होकर इंडिविजुअल निर्णय लेने का प्रयास करता है तो फिर फैमिली घबरा जाती है। थर्ड पॉइंट इज द ट्रेडिशन वर्सेस द मॉडर्न कल्चर। अगर लव मैरिज होती है तो उसमें शादी ही एक इंडिविजुअल कॉल नहीं होती है, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से एक शादी जैसा निर्णय लेते हो तो अपने जीवन के आगे भी बहुत सारे निर्णय आप इंडिविजुअल लेते हो। तो फैमिली के अंदर एक थ्रेट जैसा जाता है कि भैया आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे, अब ये फैमिली के बाहर हो जाएंगे, ये अपने खुद के निर्णय लेने लग जाएंगे। और जब आप एक लव मैरिज में आते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दो इंडिविजुअल अपने लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, और ये जो कमिटमेंट है ये भी ट्रेडिशनल कल्चर्स को एक थ्रेट जैसा फील होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो फियर है पेरेंट्स के अंदर, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी को अच्छे से समझेंगे तो हम उनको सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहला फियर या सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर जो पेरेंट्स के अंदर होता है फियर ऑफ अननोन। चेंज इज ऑलवेज डॉन्टिंग, राइट? सो कुछ भी चीज़ें जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाल दें, उससे हमको फियर लगता है। सो फैमिली को यही लगता है कि ये जो चेंज है, ये जो अननोन है, आगे क्या होने वाला है। हालांकि अगर आप अपने अरेंज मैरिज भी करते हो तो भी यू डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट स्टिल यू हैव अ प्रोजेक्शन कि समबडी कमिंग फ्रॉम आवर कास्ट एंड दिस एंड दैट, तो ऐसा होगा। दैट माइट एब्सोल्युटली गो रॉन्ग, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ अननोन दे रेजिस्टेड। सेकेंड इज फियर ऑफ रिजेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जो उनके इतने साल अपनी जगह बनाई है, उनका कोई एक सोशल स्टेटस बनाया, वो एकदम से इस चेंज से हिल जाएगा और उनको वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो इस लव मैरिज के पहले मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन गैप। सो जनरेशनल गैप तो अरेंज मैरिजेस के अंदर भी है, बट लव मैरिजेस में क्या होता है, लव मैरिजेस में थोड़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम होता है, जिससे पेरेंट्स को डर लगता है। उनको लगता है कि ये जो गैप है, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज वाले कल्चर के अंदर हैं, सो वी अंडरस्टैंड इट बेटर। स्टिल जनरेशनल गैप कंपैटिबिलिटी बेटर है, पर अगर लव मैरिज है तो शायद ये जो जनरेशनल गैप है ये और बढ़ जाए। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर पार्टनर सिलेक्शन। अब पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को लगता है कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये उनकी राइट है कि वो अपने
बच्चे के लिए एक पार्टनर सेलेक्ट करें, तो उसमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है पेरेंट्स को, बट इन द लव मैरिजेस वो कंट्रोल उनके हाथ से चला जाता है। और फिर नो मैटर हाउ गुड द पार्टनर इज, दे फील जस्ट बिकॉज देव नॉट सिलेक्टेड, देव नॉट गॉन थ्रू देयर फिल्टर्स, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया से वो गुजरे नहीं हैं, तो बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस दे फील कि पार्टनर माइट बी अ रॉन्ग चॉइस। नेक्स्ट इज दे सी इट एज अ इरोजन ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे कल्चर को हमको आगे वाली जनरेशन में पास ऑन करना है और करना ही है, दे वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर मान लो लव मैरिज होती है तो शायद हमारे जो कल्चर्स हैं वो आगे एज इट इज़ पास ऑन नहीं होंगे। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स एंड फियर ऑफ हार्ट ब्रेक। उनको बहुत ही अपने बच्चे के लिए एक प्रोटेक्टिव फीलिंग आती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई गलत निर्णय नहीं ले ले, बाद में उसका हार्ट ब्रेक ना हो, वो इमोशन में आके ऐसा कोई निर्णय ना ले कि सामने वाला उसको बाद में धोखा दे दे या झूठ बोल दे, या जो अभी अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है सामने वाला उससे ख़राब निकल गया। तो ये सारे फियर्स पेरेंट्स के अंदर होते हैं। इनसिक्योरिटी अबाउट लूजिंग द चाइल्ड एंड स्पेशली द सन। बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर एक बहुत ही डीप रूटेड होता है कि अगर हमारे बेटे ने लव मैरिज कर ली तो हमसे दूर हो जाएगा। एंड दीज आर इंटरनल इनसिक्योरिटीज़, और ये इनसिक्योरिटी बाद में इस चीज़ को एम्पलीफाई भी कर देती है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस माई सन और माई डॉटर वुड ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम कल्चर्स, और अगर वो कल्चर से दूर जा रही है तो मुझसे दूर जा रही है, अगर वो फैमिली के ट्रेडिशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो हमसे दूर जा रहे हैं। सो दिस लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी कई बार उनको रेजिस्टेंस क्रिएट करता है लव मैरिज की तरफ। तो कई बार ये निर्णय सही भी होता है, उनको पता भी होता है कि निर्णय सही है, इंसान सही, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इनसिक्योरिटी दे स्टार्ट रेजिस्टिंग इट। लास्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नैरेटिव्स एंड पास्ट हिस्ट्री। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने बहुत सारी फेल्ड लव मैरिजेस के किस्से सुने हो, या आपके घर परिवार में ऐसा कोई इंसान हो जिसने लव मैरिज करी हो बट इट जस्ट फेल्ड वेरी बैडली। तो अगर ये एक्सपीरियंसेस पास्ट में या अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में उन्होंने देखे हैं तो दैट वुड ऑब्वियसली bring a fear in them. Now before moving to the solutions, let's break down 3 biggest myths about love marriage. And for the parents who are watching this, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। मिथ नंबर 1, लव मैरिजेस लैक कंपेटिबिलिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लव मैरिजेस टूट गई हैं या जो ख़राब हो गई, जिनके झगड़े हो गए, उनकी पब्लिसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, और जो लव मैरिजेस बहुत सक्सेसफुल हैं उनकी पब्लिसिटी नहीं होती। इनफैक्ट ये इस जनरेशन की बात नहीं है, इसके पहले की, उसके पहले की जनरेशन में भी ऐसे लव मैरिजेस हैं जहाँ कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। क्यों? क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना तो वहाँ कमिटमेंट ज़्यादा होता है, और जहाँ कमिटमेंट ज़्यादा होता है तो इंसान ये ताकत रखता है कि इस इंसान को मैंने चुना है, ये मेरे पे थोपा नहीं गया है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। नॉट एवरीबडी फील्स कि नहीं ये अब मैंने ऐसा सोचा था और ये पार्टनर ने ऐसा नहीं करा। देर आर सो मेनी मेच्योर लव मैरिजेस हु आर रियली रियली सेटिंग एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। तो कंपैटिबिलिटी होना लव मैरिजेस में इनफैक्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल चॉइस है, और इंसान सिलेक्ट करने के पहले, यानी लव मैरिज में अपने पेरेंट्स के सामने लाने के पहले, आउट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, हो सकता है कल्चरल डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, बहुत सारे डिफरेंस, उसके बाद अगर किसी इंसान ने किसी को चुना है तो कंपैटिबिलिटी वाले पॉइंट्स को देख कर चुना होगा। मिथ नंबर 2, पेरेंट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट लव मैरिजेस। ऐसा नहीं है। देर आर सो मेनी पेरेंट्स इंक्लूडिंग माइन हु आर अग्रीइंग टू लव मैरिजेस। देखो, पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है? बच्चे की खुशी और एक सिक्योर फ्यूचर। अगर पेरेंट्स ओपन माइंडेड हैं, अगर पेरेंट्स लिबरल मेंटालिटी के हैं, तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप रिजिड नहीं, एटलीस्ट ओपन पर्सपेक्टिव से इस डिसीजन को देखें। क्योंकि मैक्सिमम लव मैरिजेस का कैंसिल होने का कारण यही है कि इवन बिफोर अंडरस्टैंडिंग, समटाइम्स इवन बिफोर मीटिंग द पार्टनर, वो पहले से ही उस रिजिडिटी से उस चीज़ को मना कर देते हैं। और अगर इस रिजिड आउटलुक से आप पार्टनर से मिलोगे या रिश्ते को देखोगे तो आप ज़िंदगी भर खुश नहीं रहने वाले हो। क्योंकि अगर आपके बच्चों ने शादी कर ली और इफ़ यू आर द पर्सन हु हैव मैरिड, तो आपके पेरेंट्स और आपके बीच में एक तनाव बना रहेगा। और ये तनाव इसलिए नहीं है कि आपने लव मैरिज करी, ये तनाव इसलिए है क्योंकि माइंडसेट में डिफरेंसेस हैं। सो सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं या आपने ऐसा देखा हो, बट देर आर सो मेनी पेरेंट्स हु feel their child's happiness is important and they agree to love marriages। और आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स खुशी खुशी मैं देख रही हूँ कि लव मैरिज के लिए अग्री कर रहे हैं एंड थिंग्स आर गोइंग रियली ग्रेट। और ऐसे पेरेंट्स, यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड है कि ऐसे पेरेंट्स बाद में फ्रिक्शन आने पे सपोर्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इस परिवार का स्टार्ट और सपोर्ट सिस्टम शुरू से ही स्ट्रांग था।
पॉइंट नंबर 3, लव मैरिजेस इरोड कल्चरल वैल्यूज़. सी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कल्चर या वैल्यूज़ एक बहुत ही डायनामिक चीज़ है. हो सकता है कि लव मैरिज के बाद आपके बच्चा या बच्ची का जो पार्टनर आ रहा है, ये जो आपका पार्टनर आ रहा है, वो नए वैल्यू सिस्टम लेके आए. हो सकता है कि उसके अंदर ऐसे कुछ वैल्यू सिस्टम हो जो आपकी फैमिली में नहीं है और आपकी फैमिली को उनकी ज़रूरत हो. सी I personally believe we all are energy beings and we meet for a purpose. तो अगर मान लीजिए एक फेल्ड मैरिज भी होती है तो उसका भी एक पर्पस होता है, एक सक्सेसफुल मैरिज होती है तो भी उसका एक पर्पस होता है. और आइडियल मैरिजेस अगर हम देखा जाए क्वांटम फील्ड के पर्सपेक्टिव से, अगर हम उसको देखें तो वो एक बहुत ही खुशी खुशी क्रिएट करने के लिए नहीं आती है. वो एक दूसरे के ग्रोथ के लिए आती है, एक दूसरे के सोल पर्पस के लिए आती है. तो वैल्यूज़ इरोड होंगी ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कि शादी के बाद कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हों तो प्रोबेबली इट वाज नॉट नीडेड. आपके फैमिली में हो सकता है ऐसे कोई कल्चरल वैल्यूज़ चले आ रहे हों जिनका खात्मा ज़रूरी हो, इसलिए वो इंसान उस जीवन में आया. और बहुत सारे लोग तो बहुत खुशी खुशी उन वैल्यूज़ को अपनाते हैं अनटिल अनलेस उनको थोपा नहीं गया हो. क्योंकि जो वैल्यूज़ सही हैं वो सही हैं डिस्पाइट ऑफ कल्चर. एंड देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सो मेनी पीपल who have accepted each other's value system very nicely. They've given space to each other. और ये जब डायनामिक होता है तो मैरिज और फैमिली बहुत ही हैप्पीली और पीसफुली रह सकती है. Now the most important part, let's look at the solutions that and strategies how we can bridge the gap and bridge the divide for the love marriage and the arranged marriage. So number 1, the first point is effective communication. सी वी नीड टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली. ये कम्युनिकेशन कहाँ ज़रूरी है? ये कम्युनिकेशन पार्टनर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये क्या चीज़ें हमें कम्युनिकेट करनी है? सबसे पहले तो बच्चों को ये कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पार्टनर के बारे में, वो लॉन्ग टर्म क्या सोच रहे हैं, उनको क्या फीलिंग आ रही है. कई बार शर्म के मारे या बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से बच्चे क्लियरली बता ही नहीं पाते कि इस पार्टनर में मुझे क्या मिल रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है. कोई इंसिडेंसेस जहाँ पे उन्होंने मदद करी तो दे टुक द कॉल कि ही और शी डिस्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंट कल्चर आई वांट टू एक्सेप्ट इट. तो इस तरीके के क्लियर कम्युनिकेशंस होना चाहिए. एंड कपल्स यू नीड टू बी रेडी दैट हो सकता है कि इस पर डिसएग्रीमेंट आए पर कम्युनिकेशन स्टिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये चीज़ों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया बाद में आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ किन कल्चर्स को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे. क्योंकि कई बार इस डर के मारे कि पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा या उनको ऐसा लग जाएगा हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं. और फिर बाद में पेरेंट्स को बुरा लगता है कि ये कल्चर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं या ये ट्रेडिशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं. तो बेटर है कि हम उनको बहुत प्यार से इन चीज़ों को कम्युनिकेट करें. एक और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ये है कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे साथ रहो. सपोर्ट का मतलब नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दो. सपोर्ट का मतलब नहीं होता है कि आप हाथ पैर दबाओ, खाना खिलाओ, सेवा करो. सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप घुमाने ले जाओ. सपोर्ट बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है एंड इट इंडिविजुअली वेरीज फ्रॉम कपल्स एंड फैमिली टू फैमिली. सो यू नीड टू सेट द क्लियर इंटेंशन कि भैया आपका सपोर्ट आपके परिवार के लिए क्या होगा और आपको आपके परिवार से यानी पेरेंट्स से क्या सपोर्ट चाहिए. क्योंकि बाद में ये जो सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन क्लैशेस है ना, ये बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं. सो देर आर नो आइडियल पीपल एंड पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि इवन अरेंज मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा फेल होती हैं. सो ठीक है, लव मैरिज को इतना बड़ा टैबू नहीं बनाना चाहिए. अरेंज मैरिजेस में भी देर आर सो मेनी फेल्ड मैरिजेस. विद इन द कल्चर भी देर आर सो मेनी फेल्ड मैरिजेस. इट्स जस्ट द बॉटम लाइन शुड बी हैप्पीनेस and emotional stability and a stability of life, a happy growth filled life. बिकॉज लाइफ कभी भी एकदम हैप्पी और बहुत ही बढ़िया कि लव मैरिजेस हो गई तो झगड़े ही नहीं होंगे, लव मैरिजेस हो गई तो डिफरेंसेस नहीं होंगे, ऐसा नहीं. डिफरेंसेस तो मैरिज में आने ही है बिकॉज देर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. मगर ये है कि सिर्फ लव मैरिजेस के पीछे ये पूरा सीन क्रिएट करने की जगह हम लव मैरिजेस में थोड़ा एक्स्ट्रा कम्युनिकेट कर लें ताकि बहुत सारी चीज़ें ग्रांटेड जो हम ले लेते हैं अरेंज मैरिज में वो यहाँ हम ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग. सो व्हाट इज एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग? सी एम्पैथी इज़ अ बिग वर्ड कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के पर्सपेक्टिव से, एक मॉडर्न आई पर्सपेक्टिव से भी लाइफ को देखना चाहिए.
एम्पैथी होना चाहिए उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को लेके। ये एम्पैथी करियर में भी बहुत सी बार नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों में नहीं होती, कल्चर्स में नहीं होती, चॉइसेस में नहीं होती, कपड़ों में नहीं होती है, बाल कैसे रख रहे हैं, गाने कैसे सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में रिजिडिटी होती है। एंड रिजिडिटी is the main cause for failure in marriages between बच्चे and the parents. Because if parents would be empathetic and vice versa, kids need to understand their perspective. इसलिए मैंने पहले आपको पेरेंट्स के फियर्स बताए इस वीडियो में कि अगर हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे और उसके बाद में एक म्यूचुअल डिसीजन लेंगे जिसमें यू नीड टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम स्पीकिंग, यू नीड टू लर्न टू अग्री टू डिसअग्री। तो अगर आपके अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं तो उनको थोपने के लिए एंड टू एन एक्सटेंट कि भैया इसमें तो अग्री ही हो जाएंगे हम सब, इसकी कोशिश ना करें। रैदर यू नीड टू लर्न टू अग्री टू डिसअग्री कि ठीक है, फॉर दीज थिंग्स वी आर डिसअग्रीड, और उनको संग लेके चलना है। अगर हम इस पॉइंट के लिए रिजिड हो गए कि नहीं शादी करनी है, अगर हम इस पॉइंट के लिए रिजिड हो गए कि ऐसा ही ऐसा होगा, तो देर आर चांसेस ऑफ फेलियर। सो सी विथ एवरीथिंग वेरी एम्पैथेटिकली कि सामने वाला ऐसा निर्णय क्यों ले रहा है, सामने वाला क्यों नहीं ले रहा है, और फिर उसके बाद में कॉल लो। और अगर यू हैव टेकन अ कॉल वंस, देन यू नीड टू स्टिक टू इट एंड फाइंड सॉल्यूशंस। तो आप उसके रास्ते निकालो, क्योंकि लाइफ में ये रिजिडिटी तो बाद में भी दिक्कत देगी, ये लैक ऑफ एम्पैथी बाद में भी दिक्कत देगी। तो बहुत ही एम्पैथेटिकली ड्रॉपिंग ऑल द बिलीव्स एंड रिजिडिटी एंड रेजिस्टेंसेज दैट यू आर हैविंग, एक ओपन माइंड से इस चीज़ को देखा जाएगा, देन यू विल कीप द प्रायोरिटी फॉर हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस। आप मेंटल पीस और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दोगे, और जैसे ही आप इसकी शुरुआत में ही बच्चों को वेलकम करते हो या बच्चे अपने पेरेंट्स को फियर को एक्नॉलेज करके सॉल्व करते हैं, तो फ्यूचर बहुत सेफ और सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेजुअल एक्सपोजर। उनको एकदम से किसी दिन सिर पे बम फोड़ने की जगह आप ग्रेजुअली उनको एक्सपोजर दें कि भैया देखो मेरे फ्रेंड की ऐसी शादी हुई एंड ऐसा अच्छा चल रहा है। आपके पार्टनर से उसको धीरे से मिलवाएं। डोंट टेक वेरी इम्पल्सिव डिसीजन ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आएगा तो आप लड़ लोगे, तो वो पेरेंट्स और आपके बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो बेटर है बी पेशेंट, गिव योर रिलेशनशिप ऑल्सो मेच्योरिटी टाइम। पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से समझें कि किस मेच्योरिटी पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, एंड दिस शुड बी अ जर्नी, द डिसीजन शुड बी अ जर्नी। अगर आपको पेरेंट्स को साथ में लेके चलना है, दैट जर्नी कैन बी अ 1 or 2 month, दैट जर्नी कैन बी 1 or 2 year, बट इफ़ यू गिव दैट पोटेंशियल जर्नी और उस जर्नी में फिर कंसिस्टेंटली हम राइट पाथ पे चलें, तो वो इस चीज़ को बहुत ईज ऑफ कर देता है। फोर्थ पॉइंट इज शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज एंड ब्रिंगिंग देम इन कॉन्फिडेंस। सो अगर उनके फियर्स हैं, आपने उनको एक बार एक्नॉलेज करा और उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, और उसके बाद में ज़रूरी नहीं है दैट यू वेट टू नर्चर और कैटर एवरी ऑफ देयर फियर, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये पेरेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट सी व्हाट टाइम ऑफ लाइफ यू आर इन, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप सही हैं तो इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी, और नहीं भी होती हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज योर पाथ ऑफ लाइफ। तो टेक थिंग्स ईजी, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो, और अगर आप माइंडफुल होकर निर्णय ले रहे हैं तो आप उस निर्णय को रिग्रेट नहीं करेंगे। बिकॉज मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे ही सही होते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ पेरेंट्स ही सही होते हैं। कोई भी किसी भी टाइम पे ज़्यादा सही वाले साइड में हो सकता है, और ऑपोजिट साइड को उस चीज़ को समझना है। तो वो समझने के लिए हमेशा एक नर्चरिंग और पेशेंट वाला टाइम चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको एक समरी और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि सी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, मेंटल पीस। तो इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा सरेंडर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही हो तो लव मैरिजेस की सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है, एंड दिस इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल ज्ञान, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल दैट इवन आई हैव लर्नड विद लॉट ऑफ माई मेंटर्स एंड माई एक्सपीरियंसेस विद माई क्लाइंट्स, कि आपको कंपार्टमेंटलाइज करना आना चाहिए। जहाँ चीज़ें बहुत एक दूसरे के अंदर मर्ज्ड होती हैं, मतलब आप समझो कि एक बस में 50 लोग जा रहे हैं, अपना व्यू रख रहे हैं, मतलब डिबेट अगर 50 लोगों के बीच में हो रही है एंड देयर इज़ अ पॉइंट जो 5 लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कहाँ पे हीटिंग अप ज़्यादा होगी। सो द मोर यू एंगेज इन, the more chances of resistance increase.
सो बेटर है कि आप अपनी इंडिविजुअल, हर फैमिली की अपनी वैल्यू सिस्टम होता है, अपना कल्चरल सिस्टम होता है। सो आप आने वाली नई फैमिली का एक कल्चरल सिस्टम बनाएं और आपकी फैमिली के कल्चरल सिस्टम को समझें और इसको कंपार्टमेंटलाइज करें। क्योंकि जब तक हम सामने वाले को खुश करने का प्रयास करते रहेंगे, प्लीज़ करने का प्रयास करते रहेंगे, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमारे पेरेंट्स के फियर्स को या डाउट्स को अगर हम एक्नॉलेज नहीं करके उनको अकेला छोड़ते रहेंगे तो दे विल फील रिजेक्टेड। पर अगर आप अपने लाइफ के वैल्यू सिस्टम को अपनी आने वाली फैमिली पे ध्यान नहीं दोगे, हो सकता है जिन चीज़ों को आपके पेरेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, तो यू विल फील कॉम्प्रोमाइज्ड, आपको लेटर ऑन लाइफ में रिग्रेट होगा। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने पेरेंट्स या सोसाइटी के डर से अपनी जब लव मैरिज नहीं करी तो वो बाद में इस पॉइंट को बहुत रिग्रेट करते हैं, क्योंकि वो लव मैरिज सिर्फ मैरिज तक सीमित नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी के हर पर्सपेक्टिव में होता है। और अगर वो प्यार होता है तो नो मैटर हाउ मैनी रेजिस्टेंस एंड फाइट इट हैज़, बट इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ काम, इट गिव्स यू सेंस ऑफ पर्पस, इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ होम। सो लड़ाई झगड़ों के डर के मारे आप अपना वो फीलिंग मत खोइए। और पेरेंट्स से भी मेरा ये अनुरोध है कि पेशेंटली इस चीज़ को टाइम दो, रिजिड मत हो। और उसके बाद में आप ये चीज़ों को समझो कि आपके थॉट प्रोसेस और बच्चे के थॉट प्रोसेस अलग हैं, तो आप बच्चे को बता सकते हो और आपके अगर संस्कार हैं तो वो उन चीज़ों को समझेगा। और एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। आप लोग पूरे तरीके से मैचिंग में कभी भी नहीं आ पाओगे। और जो इंसान माइंडफुल है, समझदार है, सेल्फ अवेयर है, वो इन निर्णयों को बहुत अच्छे से ले सकता है और समझ सकता है। सो अगर ये निर्णय आपको लेना है तो पहले आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, है ना, और अपने आप को, अपने जीवन को, अपने गोल्स को, आप क्या चाहते हो, आपको क्या खुशी देता है। जो इंसान खुद को बेहतर समझता है वो अपने पार्टनर को भी बेहतर समझता है, वो अपने परिवार को भी बेहतर समझता है और एक बेटर डिसीजन ले सकता है। तो इट शुड बी अ म्यूचुअल डिसीजन, नॉट बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइजेस। इट शुड नॉट बी अ डिसीजन जो बाद में आप रिग्रेट करो। तो सारे पॉइंट्स को साथ में लेके चलना है हमको, सारी चीज़ों को संग में समझ के चलना है। पर कोई भी चीज़ को हमको ऐसा निर्णय नहीं लेना जिस पर हम रिग्रेट करें। और हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो हमारे ईगो बेस्ड हो कि नहीं अब तो मैं साबित करके दिखाऊंगी या साबित करके दिखाऊंगा। तो इट शुड नॉट बी ईगो ड्रिवन, इट शुड बी लव ड्रिवन, एंड एनीथिंग दैट इज लव ड्रिवन ऑलवेज गिव्स यू हैप्पीनेस। Thank you so much for watching this video. See you in the next video.